Assalamu alaikum, dear students. My name is Yusuf Ali Khan. I have been working as an English teacher for 6 years in these institutions. Today, dear students, we will discuss 3 different topics which are very important for your paper point of view. Adjective, conditional sentence, and what is the difference between gerund and participle. आम तौर पर तुलबा जो हैं वो इन तीनों टॉपिक्स पर बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं, ख़ास तौर पर ऑब्जेक्टिव्स में। अच्छे तालिब इल्म जो होते हैं वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनके जो ऑब्जेक्टिव्स के नंबर हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव क्या है और उसकी डिग्रीज क्या होती हैं और हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इट्स डिग्रीज, और साथ ही साथ हम कंडीशनल टाइप्स को पढ़ेंगे और आखिर में हम डिस्कस करेंगे जेरेंड को और पार्टिसिपल को। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए व्हाट इज एन एडजेक्टिव। आमतौर पर हम एडजेक्टिव को कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइब द वर्ड्स, डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मिसाल के तौर पर आप किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। मसलन मैंने ये बोर्ड मार्कर अपने हाथ में पकड़ा है, तो बोर्ड मार्कर एक नाउन है, लेकिन अगर आप इसे डिफाइन करें या डिस्क्राइब करें तो आप कहेंगे ब्लू बोर्ड मार्कर है, राउंड शेप बोर्ड मार्कर है। तो अगर हम किसी भी नाम को या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, उसे क्वालिफाई करते हैं, तो वो वर्ड जो उसे डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम आम तौर पर एडजेक्टिव बोलते हैं। मसलन आप देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, द बॉल इज लार्ज। यहां पर बॉल जो है वो एक नाउन है और लार्ज जो है वो इसको डिस्क्राइब करता है कि बॉल कैसा है। और दूसरे में आप देखिए द बॉल इज स्मॉल, तो हमें मालूम पड़ता है कि बॉल जो है वो स्मॉल है। इन दोनों सेंटेंसेस में हमें कैसे मालूम होगा कि एडजेक्टिव कौन सा लफ्ज है? वो लफ्ज जो किसी भी नाम को डिफाइन करते हैं, उसे बताते हैं कि वो कैसा है। अगर बड़ा है, लार्ज है, तो लार्ज का जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव। स्मॉल है तो स्मॉल का जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव। इसी तरह से हम मुख्तलिफ डिग्रीज जो है एडजेक्टिव की यूज करते हैं ताकि हम उसको क्वालिफाई कर सकें, उसे बता सकें, उसका इजहार कर सकें। बेटा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की जानिब अगर हम आए तो देखें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो क्या होती हैं। किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें अली इज अ बॉय, ये एक सिंपल सेंटेंस है। जब मैं कहता हूं अली इज अ गुड बॉय, तो फिर मैं क्या करता हूं? उस बॉय को डिफाइन कर देता हूं किसके साथ कि वो अच्छा है या बुरा है। तो जब हम किसी भी नाम को डिफाइन करते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं तो वो उसकी डिग्री होती है। मसलन यहां पर हमने कहा अली इज अ गुड बॉय, तो यहां पर गुड जो है वो इसकी पहली डिग्री यानी कि पॉजिटिव डिग्री है। किसी भी नाम को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है वो उसकी पॉजिटिव डिग्री कंसीडर किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम किसी भी शख्स को, चीज को नंबर से, क्वांटिटी से, क्वालिटी से शो करते हैं तो उसकी पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम यूज टू कंपेयर 2 थिंग्स, अगर हम 2 लोगों को, 2 चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। अली इज टॉलर देन खालिद, अली इज ए टॉल बॉय, यहां पर हमने पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम बात करते हैं, मुआवजा करते हैं 2 लोगों का, तो फिर क्या करते हैं? अली इज टॉलर देन खालिद, अली खालिद से लंबा है, यानी कि हमने मुआवजा किया है कि अली का और खालिद का। जब हम मुआवजा करते हैं तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम कहते हैं कि कोई शख्स जो है वो सबसे बेहतर है, तो फिर हम उसमें मुआवजा 2 चीजों से ज्यादा का करते हैं। डिस्क्राइब, यूज टू डिस्क्राइब और कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स। जब 2 या 2 से ज्यादा
चीजों के साथ हम मुआवजा करते हैं और कहते हैं कि ये शख्स जो है वो सबसे अच्छा है, क्लास में सबसे बेहतर है, ये चीज सबसे अच्छी है, तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां पर कहा है अली इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल, अली जो है वो सबसे लंबा है, तो फिर हमने क्या यूज किया, हमने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर अगर आपने इन डिग्रीज को समझना है तो या ये किस तरह से यूज होती हैं, इसे दो टाइप्स होती हैं, रेगुलर डिग्रीज और इरेगुलर डिग्रीज। रेगुलर डिग्रीज को पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को किस तरह से हम बनाते हैं और किस तरह से लिखते हैं वो हम समझ लें। उसके बाद हम इरेगुलर डिग्रीज को समझ लें और किस तरह से उसे पेपर में यूज किया जाता है या पेपर में क्वेश्चन जो है वो आपको किस तरह का आता है वो भी मैं आपको इसके साथ बताऊंगा। पॉजिटिव डिग्री में आपने जैसे कि समझ लिया है कि कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड किसी भी नाउन का वो उसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, लेकिन आप जब इसकी डिग्रीज बनाते हैं तो आप कोई ना कोई रूल जो है वो अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो रूल के हवाले से अगर हम समझे तो अगर आपके पास वन सिलेबल वर्ड कहते हैं एक हिज्जे में बोले जाने वाला लफ्ज, मिसाल के तौर पर कोल्ड है, कोल्ड हम एक ही हिज्जे में अदा कर देते हैं, कोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, फैट है, टॉल है। तो जब आप वन सिलेबल वर्ड की डिग्रीज बनाते हैं तो जब आप उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ER का इजाफा कर देंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हुए EST का इजाफा कर देंगे। इसी तरह से जब आप लोग मोर देन टू सिलेबल वर्ड्स का जो है मोर देन टू सिलेबल वर्ड्स की डिग्रीज बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाएंगे, इंटेलिजेंट, इसका सिलेबल्स है इंटेलिजेंट, मोर देन टू सिलेबल्स हैं, हिज्जे जो है वो दो से ज्यादा हैं। तो ऐसे अल्फाजों के लिए जब हम डिग्रीज बनाते हैं तो मोर और द मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। अच्छा, आपको क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आता है पेपर में, आप ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा और बाज दफा तो ये पूछा जाता है कि कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एडजेक्टिव को, अंडरलाइन वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है। एक तो ये सवाल आ सकता है और बाज दफा ये सवाल आता है जैसे 10th क्लास में ER डिग्री वाला, जब वो आपको दो खाली जगह जो है वो इकट्ठी दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कि यहां पर कौन सी डिग्रीज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आमतौर पर 10th क्लास में ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जहां पर दोनों ही खाली जगह में आप लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होता है। इसी तरह से आप लोगों को पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो मालूम हो गई कि किस तरह से बनाते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी कोई डिग्री की कोई रूल नहीं होता, वो इरेगुलर कहलाते हैं, यानी कि तीनों ही डिग्रीज अलग अलग होती हैं। मिसाल के तौर पर गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, इसका कोई रूल नहीं होता। इसमें बहुत सी एग्जांपल दी जा सकती हैं। ये कहलाती है इरेगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स या इरेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें हम किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। यहां तक आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाता है तो आपको मालूम हो जाए कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का भी सवाल आता है। मिसाल के तौर पर बेस्ट लिखा आता है, वो पूछते हैं कि ये कौन सी डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस में आ जाता है तो या EST लगा होता है, कोल्डेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो अंडरलाइन कर देते हैं वर्ड और उसके बाद वो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी डिग्री है, तो आप बासानी बता सकते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और आमतौर पर तुलबा जो है वो इसमें बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। 9th के स्टूडेंट जो है वो आमतौर पर बहुत सी मिस्टेक करते हैं और अक्सर सवाल करते हैं, सर ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस मेरे बेटा, इसे हम उर्दू में कहते हैं शर्तिया जुमले। कंडीशनल सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, शर्तिया जुमले। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, लेकिन हम अपनी बुक्स में सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 क्या है, इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और साथ ही साथ इसमें जो पहली टाइप है जिसे हम जीरो कंडीशनल है कहते हैं, वो क्या चीज है। कंडीशनल सेंटेंस मेरे बेटा उर्दू में मैंने जैसे आपको बताया कि शर्तिया जुमले, ऐसे जुमले जिसमें कोई कंडीशन हो, कोई शर्त हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने ऐसा किया
उसके बाद आपको या तो जजा मिलेगी या सजा मिलेगी। तो जजा और सजा के तौर पर जो रिएक्शन होगा वो भी आप लोगों का कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो हर वो सेंटेंस, आमतौर पर हर वो सेंटेंस जिसमें इफ का इस्तेमाल किया जाता है या इफ से जुमला स्टार्ट होता है, अगर इफ से जुमला स्टार्ट होगा, बच्चों की आसानी के लिए मैं ये बता रहा हूं, तो वो क्या होगा, कंडीशनल सेंटेंस होगा। इसमें पहली टाइप जो है वो जीरो कंडीशनल है। वो क्या है, वो ये है कि अगर कोई फैक्ट आ गया, मसलन कोई फैक्ट है, इसमें दो क्लॉजेज होती हैं, एक क्लॉज होती है इफ क्लॉज और दूसरी कहलाती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जो इफ क्लॉज है वो भी फैक्ट हो और जो इसकी डिपेंडेंट क्लॉज है वो भी फैक्ट हो, एक फैक्ट सेंटेंसेस हो, तो वो जीरो कंडीशनल होता है। इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, मिसाल के तौर पर अगर आप पानी को हीट देते हैं, पानी को हीट देंगे तो वो क्या होगा, वो उबल जाएगा। ये एक फैक्ट है, लिहाजा अगर कोई फैक्ट आ जाए तो वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। अब आइए टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 में क्या है, इफ इट रेन्स आई शैल गेट वेट, अगर बारिश होगी तो मैं भीग जाऊंगा। देखिए मेरे बेटा, इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक क्लॉज जो है वो कहलाती है इफ क्लॉज। अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाए और कोमे के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाए तो ये कहलाती है टाइप 1। आपकी आसानी के लिए, आपके समझने के लिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूं कि हर कंडीशनल सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर इफ वाले सेंटेंस में, इफ वाली क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाए तो वो टाइप 1 कहलाती है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको समझा दूं कि अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो और इंडिपेंडेंट क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हो तो वो टाइप 1 कहलाता है। और टाइप 2 में इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय हाउस, अगर मेरी लॉटरी निकली तो मैं घर खरीदूंगा। इसमें क्या है, दूसरी टाइप में आपने याद रखना है कि माजी में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर आप उर्दू सेंटेंस को भी देखें तो क्या लिखा हुआ है, अगर मेरी लॉटरी निकली, तो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपने इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया और इंडिपेंडेंट क्लॉज में आपने वुड का इस्तेमाल किया, तो ये टाइप 2 कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, टाइप 2। बहुत ही आसान सा फार्मूला है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो तो वो टाइप 1 है और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो तो वो टाइप 2 है, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो तो वो टाइप 3 है। मिसाल के तौर पर टाइप 3 में लिखा है इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैं मेहनत करता तो पास हो जाता। इस सेंटेंस में देखें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। टाइप 3 में आपने इफ क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। बाज दफा इफ क्लॉज जो है वो आगे लिख दी जाती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज पीछे लिख दी जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने याद रखने के लिए, क्योंकि पेपर में आपको एक सेंटेंस लिखा आएगा और उसके साथ मल्टीपल चॉइस होंगी, टाइप 1 है, टाइप 2 और टाइप 3। आपको जीरो कंडीशनल सेंटेंस जो है वो पेपर में नहीं आते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के बाद से कंडीशनल सेंटेंस में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, और अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में पेपर में आता है तो आप बाआसानी उसे आइडेंटिफाई करेंगे और सही जवाब पर टिक कर देंगे। अगला सवाल जो है वो बहुत ज्यादा मुझसे तलबा जो है वो पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ये पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या फर्क होता है। हालांकि ये दोनों ही आपको मालूम है कि आईएनजी वाले वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड जिनके साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, मिसाल को पार्टिसिपल इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल जो है वो एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, जबकि जेरेंड जो है वो कैसे यूज होता है, जेरेंड दैट एंड्स इन आईएनजी एंड फंक्शन एज ए नाउन। आसान लफ्जों में मैं आपको समझा दूं कि ये दोनों ऐसे लफ्ज हैं जिनके आखिर में आईएनजी आता है, पार्टिसिपल में भी और जेरेंड में भी। अक्सर तालिब इल्म, मेरे ख्याल से बहुत ही लाइक स्टूडेंट जो हैं वो ये मिस्टेक पेपर में करते हैं कि जेरेंड लिख देते हैं, जेरेंड की जगह पार्टिसिपल लिख देते हैं, पार्टिसिपल की जगह जेरेंड, और बहुत से टीचर जो हैं वो इसे सही तरीके से समझा नहीं पाते। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतर अंदाज में इसे समझा दूं ताकि आपसे कभी गलती ना हो।
देखिए याद रखिए कि पार्टिसिपल जो है वो भी आईएनजी वाली या आईएनजी वाला लफ्ज ही है, लेकिन ये हमेशा से एडजेक्टिव यूज होगा। अभी हमने बात की थी एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव हमेशा से किसी नाउन से पहले, मिसाल के तो यहां पर देखें टॉल बॉय, किसी नाम से पहले या नाम को डिस्क्राइब करेगा, किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। एडजेक्टिव किसे डिस्क्राइब करेगा मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा से किसी ना किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो जो पार्टिसिपल होगा वो हमेशा से किसी ना किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर एग्जांपल दिया, आई लव टू सी द राइजिंग सन। राइजिंग, अब सन जो है वो एक नाउन है, राइजिंग जो है वो क्या है? एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल हमेशा से एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है? ये बतौर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं होगा। पार्टिसिपल हमेशा से कैसे यूज होगा? एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। जबकि जेरेंड जो है वो एज ए सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, और आमतौर पर कंप्लीमेंट भी यूज हो सकता है। कंप्लीमेंट सेंटेंस ये भी इस्तेमाल हो सकता है। जेरेंड दैट एंड्स इन आईएनजी एंड फंक्शन एज ए नाउन, ये हमेशा से नाउन के तौर पर यूज होगा। सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये नाउन होगा, इसके ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज नहीं हुआ। अगर ये वर्ड आईएनजी वाला, मसलन आप कहते हैं सिंगिंग, स्माइलिंग, फेसिंग, स्विमिंग, अगर ये वर्ड बतौर नाउन यूज हुए हैं, सब्जेक्ट यूज हुए हैं या ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं तो वो जेरेंड है। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव यूज हुए हैं तो वो पार्टिसिपल है। तो मेरे बेटा ये लाजमी, बहुत से तुलबा ये जो है वो पेपर में, खासतौर पे एनुअल पेपर में मिस्टेक करने के बाद वो अक्सर औकात जब हमसे पूछते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि नहीं ये जेरेंड था या ये पार्टिसिपल था, तो वो कहते हैं कि हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि पार्टिसिपल और जेरेंड में असल में सही डिफरेंस क्या होता है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। याद रखिए कि पार्टिसिपल जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है और जेरेंड एज एन नाउन यूज होता है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।